गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उस डेफिनेशंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उस डेफिनेशंस के थ्रू जो हमें उस डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशंस बताया गया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जो डेफिनेशंस थी अपने आप में एक इनकम्प्लीट डेफिनेशंस थे, जिसके कारण आज हम इसके बारे में फीचर्स के थ्रू पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो उससे हमें पूरा डिटेल्स में पता चलेगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली किस तरह से होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह गवर्नमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इसका मतलब होता है कि आपस में ये क्वेश्चंस बहुत सारे रेज करती है इस डेफिनेशंस की, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशंस होती है। तो जिससे तरह से अभी कितने सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है हमारा हु आर द रूलर्स, कि कौन रूलर है, एंड विच ऑफिसर्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हम किस ऑफिसर्स को इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के लिए और जो डिसीजन ले सके, और जो अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा, जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स है, क्या वो डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन रेज होती है कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, या फिर वो जो रूलर्स गवर्नमेंट के थ्रू जो इलेक्टेड हो रहे हैं, क्या वो रूल्स रेगुलेशंस मान के वो रूल करे डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसी तरह से ये इनकम्प्लीट, इसकी मीनिंग टोटली इनकम्प्लीट है। फिर दूसरा आता है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस। तो हमने कहा इलेक्टेड बाय द पीपल, तो यहाँ पे इलेक्शंस हो रही है। तो ये किस किस्म की इलेक्शंस हो रही है, क्या ये इलेक्शंस पूरी फुलफिल कर रही है, जो भी क्राइटेरिया होती है इलेक्शंस के अंदर वो क्या वो पूरा का पूरा फुलफिल कर रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। हम किसको चुनेंगे, कौन लोग के किन के पास ये राइट्स है जो वो उनको इलेक्ट करेंगे। कौन लोग हैं, क्या सभी सिटीजन्स को राइट्स दिया गया है कि वो सबको चुनने इलेक्ट करें, या फिर सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही राइट्स दिया गया टू बी चूजन और टू बी इलेक्टेड। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है रेज होती है इस सिंपल डेफिनेशन से, जिसके लिए हमें इसकी फीचर्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ पे देखा जा रहा है कि what kind of a form of government is democracy। किस किस्म के है ये डेमोक्रेसी जो है, किस फॉर्म के है, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है। तो ये किस किस्म के हैं, और इसमें जो इलेक्टेड है, क्या इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे डिसाइड। जहाँ पे हम जिसको चुनाव के थ्रू उनको हम जिता रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी। या फिर और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी काम करे वो लिमिट्स के थ्रू काम करे। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन है। साथ में एक क्वेश्चन और रेज होता है इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को कुछ राइट्स होती है और वो राइट्स जो है वो मिलनी ही चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस सभी को हम आंसर्स करेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे हमारा है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला है जहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्टेड है, जैसे हमें पहला क्वेश्चन था कि जिसको हम जिता रहे क्या उसके पास पावर है डिसीजन लेने का। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे। जो पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने मिलिट्री कूप लीड की थी 1999 में, मतलब मिलिट्री अटैक किया था अपने ही देश के अंदर। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उस समय जनता के थ्रू चुनी हुई, उसको हटाया और अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। बाद में उन्होंने अपने आप को 2002 में डेजिग्नेशन चेंज करके रेफरेंडम कराया था। मतलब रेफरेंडम का मतलब इलेक्शन, जहाँ पे सिटीजन्स को राइट थी चूज द कैंडिडेट्स यस और नो, और इसी थ्रू उन्होंने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट चूज किया। लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेटिक, उन्होंने बाद में प्रॉब्लम क्रिएट की उनके बारे में। जनता जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जनता के पास जब राइट आ गई थी इलेक्ट करने के लिए, तो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जनता ने जिसको चुना था उनके पास राइट्स नहीं थी, उसको ओवरथ्रोन कर दिया था मिलिट्री पावर ने। अब मिलिट्री ने अपना खुद का पावर बनाया, पार्लियामेंट्स बनाया, और वो वहाँ पे खुद रूल कर रहे थे। और जो इलेक्टेड थी उनके पास कोई पावर नहीं था कि वो जनता के लिए कुछ काम करे।
इसी तरह से दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप्स अ मोनार्ची, दे फॉर्मली हैव ए elected parliament and government but the real power is with those who are not elected। तो ऐसा होता है उस देश में जो नॉन डेमोक्रेटिक है, या फिर हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप होती है, या फिर मोनार्की होती है, जहाँ पे राजा होते हैं और वो राजा के पास पावर होता है। भले वहाँ पे इलेक्टेड लोग होते हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता जो वो कुछ काम करें। तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी डिसीजन था वो ऑफिशियली आर्मी ही ले रहा था, परवेज मुशर्रफ ले रहे थे, इलेक्टेड पीपल्स नहीं ले रहे थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। इन द लास्ट यहाँ पे देखा जाए कि अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं यहाँ पर उसमें भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी थे, या फिर यूएस ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये इस तरह से अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर देता है, उसको बोलता है कि वो उसके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई देश हमारे लिए काम करे और वो हमारा अच्छा सोच के और वो हमारे लिए बुरा काम करे। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, यूएस एंड इराक के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखेंगे रियल पावर जो है वह एक्सटर्नल पावर, मतलब नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। जहाँ पे हमारा देश हम अपने आप को नहीं रूल करे, कोई बाहर वाला हम पे रूल कर रहा है, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो रूल हो रहा है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है, दैट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला फीचर मिलता है हमारा कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फाइनल डिसीजन लेने वाला पावर है वो किसके ऊपर होना चाहिए, जिसे जनता ने चुना है या फिर जनता द्वारा वो चुने गए हैं, उन्हीं के पास ही होना चाहिए, ना कि किसी और के पास। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स में अगर हम जाते हैं, हमारा दूसरा फीचर्स है, और इसी के थ्रू हमें दूसरा फीचर्स मिलेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्शंस ना, जहाँ पे हमने कहा था इलेक्शंस जो होती है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्शंस। चाइना में इलेक्शंस जो होता है रेगुलर होती है, हमेशा 5 ईयर्स में इलेक्ट होते हैं। कंट्री का पार्लियामेंट जो है उसे कहा जाता है, देखा जाए तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से कहा गया है। तो ये बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पे लोग वोट देते हैं, वोटिंग होती है और अच्छे खासी लोग इसमें वोट देते हैं और उसको जिताते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंट्री को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम डीपली जाते हैं इसके अंदर तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे जो पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है और इसके मेंबर्स कितने, 3000 ऑल ओवर चाइना है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी ऑल्सो। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब भी हम कंटेस्ट इलेक्शन किया जाता है, अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी अगर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाहे कि वो खड़ा हो तभी वो खड़ा हो सकता है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 small parties allied to it were allowed to contest elections held in the 2002 and 3। या फिर उन्हीं के थ्रू जो अलायंसेस, मतलब उनको जो जिन्हें फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं, जिसको उनको राइट्स दिया गया है, वही लोगों को अलाउड है। 2002 और 3 में जो उनको इलेक्शन हुई थी उन्हीं को दिया गया था। तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ मतलब जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है। तो यहाँ पर दूसरे कोई पार्टी खड़ी होना चाहे तो उनको अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो वो जीतेंगे ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे सिंगल पार्टी है और सिंगल पार्टी ही जीतती है। एक और एग्जांपल ले लो, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मेक्सिको होल्ड इलेक्शन एवरी 6 years टू इलेक्ट प्रेसिडेंट्स। हर 6 साल में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप। कभी भी उस कंट्री में मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं किया अंटिल 2000 ईयर। इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। अब यहाँ पर 2000 में जो इलेक्शन हुई थी, PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे तो PRI लिखेंगे। तो यहाँ क्या, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिट पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन।
अपोजिट पार्टी जो थी इसके अलावा PRI के अलावा उसने भी चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्यों? द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके गलत तरीके अपनाए जीतने के लिए। ऑल दोज हु वे एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स वे अटेंड टू पार्टी मीटिंग्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट्स स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। तो यहाँ पे धमका के, डरा के, मीडिया के थ्रू हो या पेरेंट्स टीचर्स के थ्रू बुला के कि आपको इन्हीं को वोट देना, किसी को वोट नहीं देना। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो इसी तरह से मीडिया जो थी लार्जली इग्नोर किया एक्टिविटीज जो अपोजिशन पार्टी कर रही थी एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वे शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स। अगर कभी कभी अगर जीतने में कभी हो सकता है कि वो जीत जाए तो क्या करते थे लास्ट टाइम में, पोलिंग बूथ से वो जो वोटिंग वाला बूथ होता है उसको ही गायब करवा देते। तो इसी तरह से वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे गलत तरीके से। तो इसी तरह से यहाँ पर ये गलत तरीका हो गया जहाँ पे हम बोल सकते हैं चुनाव हुआ था लेकिन जीता कौन? PRI जीता, लेकिन PRI जीता डरा के धमका के, तो वो सही नहीं था। PRI स्पेंड अ लार्ज सम्स ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया कैंपेनिंग करने में अपने लोगों के लिए। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड एज एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इलेक्टेड दिस रूलर। तो हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ा, तो क्या दोनों एग्जाम्पल में ही हमें क्या लगता है कि ये सही तरीका था इलेक्शन होने का? रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। हमें ये दोनों ही एग्जाम्पल्स सही नहीं लगे। इलेक्शन इस तरह से इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, ना ही इलेक्शन इस तरह के इलेक्शंस को हमें कहना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक है। चाइना में जो इलेक्शन में इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। वहाँ पे कोई चॉइस नहीं था, मतलब कैंडिडेट एक ही है, पार्टी एक ही है, आप खड़े हो चुनाव लड़ो वही पार्टी जीतेगी और कोई पार्टी नहीं है। और यहाँ पे मेक्सिको में क्या था? मेक्सिको में यहाँ पे बताया गया कि आपको पार्टी खड़ी होने की तो अप्रूवल है, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, लेकिन यहाँ में जो है PRI वो उनको जीतने नहीं देती, वो डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। रूलिंग पार्टीज अपना पावर दिखाती है ताकि ऑपोजिशन पार्टी को जीतने ना दे। और इसी तरह से ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो है टोटली वो सही नहीं है। दे हैव नो चॉइस, सो देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट। तो इसी तरह से ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़ा मेक्सिको एंड चाइना के, वो दोनों ही सही नहीं है। पहला वाला और दूसरे में तो वो जीत ही नहीं सकता क्योंकि वो गलत तरीके से अपना रहे थे मेक्सिको में। तो इसी तरह से ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हमें क्या समझ में आ रहा है? इलेक्शंस तो है लेकिन इलेक्शंस फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसमें तो हम क्या ऐड करेंगे? दूसरा हमारा फीचर्स हमें मिलता है एग्जाम्पल्स के। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। इलेक्शंस करना या चुनाव में खड़े होना सही नहीं है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि द इलेक्शन मस्ट ऑफर रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। इसका इम्पोर्टेंस तभी होगा जब इलेक्शंस में फेयर चॉइस हो, लोग चूज़ करें किसे वोट करना है, किसे वोट देना है उन्हें। and should be possible for people to use this choice to remove the existing ruler, ताकि जो रूलर अभी है उसको हटा के कोई दूसरा नए इंसान को लेके आए। if they wish so a democratic must be, तभी जाके हम कहेंगे must be। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? लास्ट हमारा सेकेंड फीचर्स जो है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस where those currently in power have a fair chance of losing। तो यहाँ पे अगर कोई हमेशा जीतता रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, गलत हो ही रहा है। तो इसी तरह से कि फेयर और फ्री इलेक्शंस होता है तो जो करेंटली जो रूलिंग में है वो कभी ना कभी तो हारेगा, और हारेगा तब जब उनके पास चांस होगा, कैंडिडेट्स के पास, लोगों के पास, तब वो हारेगा। तो इसी तरह से वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा सेकेंड फीचर्स मिला। अब हम तीसरे फीचर्स में जाएंगे। तीसरा फीचर्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर इस कार्टून्स में ही देख लो थोड़ा, यहाँ पे अभी कार्टून्स भी है कि किस तरह से पैसे के थ्रू इंसान अपने आप को लोग जिताने की कोशिश करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं।
अब हम देखेंगे थर्ड हमारा जो है 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे थर्ड फीचर्स का सब टॉपिक है। इन द लास्ट चैप्टर मीन्स जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसके पहले इसमें हमने पढ़ा होगा यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कि 18 ईयर्स ओल्ड जो भी लोग हैं मेल फीमेल सभी को राइट्स मिला जाए ऑल ओवर वर्ल्ड कि वो राइट्स दे और अपने राइट टू वोट्स इक्वली मिले। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में सचमुच राइट टू वोट क्या सभी को दिया गया है इक्वल राइट्स? ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये सभी देशों में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जैसा है या नहीं। पहला एग्जाम्पल है हमारा सऊदी अरबिया, वुमेन डो नॉट हैव द राइट टू वोट, जहाँ पे वुमेन्स को कोई भी राइट्स नहीं है वोट करने का। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एस्टोनिया, हैज़ मेड इट सिटीजनशिप्स rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज़ मतलब वहाँ पे जो उसके रशियन बाहर वाले देश के लोग हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलता है। अगर हम फिजी में जाते हैं तो इलेक्ट्रल सिस्टम जो यहाँ पे है इंडिजिनियस फिजी जो उनके खुद के जो है हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजी, जो इंडियंस वहाँ पे जाके बस गया है वो भी तो देते राइट्स है लेकिन उनकी वैल्यू जो है उनसे आधा है उनके खुद के लोगों से। तो क्या समझ में आया कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी पे चले, पॉलिटिकल इक्वालिटी होना ज़रूरी है। तो दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स, हमें जिससे थर्ड फीचर्स मिलता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, वन मस्ट हैव वन वैल्यू ऑल्सो, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इससे हमें थर्ड फीचर्स क्या मिला कि सभी सिटीजन्स को, सभी अडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार हो और उस वोट देने का अधिकार के साथ साथ उसकी वैल्यू जो सबकी बराबर हो, आइदर वो मेल हो फीमेल हो, रिच हो पुअर हो, कोई भी हो। तो इसी तरह से हमारा ये थर्ड फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि अपने वर्ल्ड के अंदर कितने सारे देश हैं जहाँ पे वो सभी को इक्वल राइट्स नहीं देते हैं, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो नहीं देते।